हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं आज रीट पेपर के बारे में। ठीक है, रीट या कह लो इसे आरटेट की परीक्षा अब तक जितनी भी हुई है प्रीवियस, तो हम सभी के पेपर सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन बात कर रहे हैं हम लेवल फर्स्ट की, ये ध्यान देने की बात है। तो लेवल फर्स्ट में पर्टिकुलर हम बात करेंगे आज साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना, उन सभी को सॉल्व करेंगे। आप देख पाओगे कि प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यानी जिस टॉपिक से अधिक ज़्यादा बार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो यानी आपको उन्हीं टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन रहे थे और हमें किस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के स्तर के हिसाब से ही चलते और देखते जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, और देख लें इसकी आंसर की क्या रही थी, यानी ऑफिशियल आंसर की क्या रही थी, वो भी एक बार देख लें। जैसे कि आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये आंसर की रही है ऑफिशियल, यानी उन्होंने जो जो अब बोर्ड आपकी एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो उन्होंने फाइनल आंसर की दी है कि ये हम आंसर मान रहे हैं। तो आपको ये देखना होता है कि कौन से क्वेश्चन के ऑप्शन डिलीट किए गए थे, यानी ऑप्शन डिलीट करने का मतलब है दो आंसर माने हैं, डबल भी आंसर माने हैं किसी क्वेश्चन के, या हो सकता है वो क्वेश्चन गलत ही था और डिलीट कर दिया गया। जैसे कि इसकी आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, 6 नंबर क्वेश्चन है जो साइकोलॉजी का, वो डिलीट किया गया है, यानी बोनस दिया गया सभी को, वो क्वेश्चन ही गलत था या ऑप्शन ही गलत थे, ऐसे मान सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बोनस मिला था। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, तो उसमें बी और सी यानी दो ऑप्शन राइट में आंसर मान रखे हैं, जैसे बी है और सी भी है। तो ऐसे आपको देखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको मालूम रहता है कि जिस क्वेश्चन का ये आंसर पर्टिकुलर था या ये दो आंसर पर्टिकुलर थे। ठीक है, तो कौन कौन से डिलीट हुए हैं, तो ये जानकारी होनी चाहिए। ये आंसर की है आपकी। ठीक है, ये लेवल फर्स्ट आंसर है वो बी है, 109 का सी है। तो इस प्रकार आपको चेक करने होते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के रहे थे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन बना था कि एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है तो कहलाता है। ये कहना चाह रहा है कि आपको लिखावट में अगर दिक्कत है या विकलांगता है या लिख नहीं पा रहे हो, तो आप में कौन सी डिसेबिलिटी है, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको चूज करना होता है कि इनमें से इस अकॉर्डिंग ये लिखावट में कठिनाई आ रही है। तो हम जानते हैं डिस्ग्राफिया होती है वो लेखनी संबंधी जो त्रुटियाँ होती हैं या डिसेबिलिटी पाई जाती है, तो उनसे संबंधी ये शब्द होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगर मान लो यहाँ पे पढ़ने संबंधी अगर हमें कठिनाई या डिफ़िकल्टी पाई जाती, तो इसके लिए हम रीडिंग यूज़ करते हैं, यानी जो पढ़ने संबंधी अगर हमें डिसेबिलिटी होती तो हम डिसलेक्सिया यूज करते। अगर मैथ की गणनाओं से संबंधित होता तो वो डिसकैलकुलिया हो जाता। अगर बात करें डी नंबर ऑप्शन की, ध्यान अभाव अतिशीघ्रता, ये उन बच्चों के लिए होता है या तो वो शारीरिक रूप से विकलांग है या फिर वो मानसिक रूप से मंद है, तो उनके लिए ये यूज किया जाता है शब्द, क्योंकि वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन हमने अब इनकी चीज़ों चार ऑप्शनों को देख लिया है कि इनका मतलब क्या है, ओके कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। लेकिन इसका राइट आंसर होगा ना वो सी नंबर होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब भी बता रहा हूँ। ठीक है, यानी डिस्ग्राफिया में होती है लिखावट संबंधी डिसेबिलिटी पाई जाती है, ये है मतलब। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन बना था कि निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। तो आप योगात्मक मूल्यांकन को इंग्लिश में बोलते हैं सुमेलेटिव इवोल्यूशन, यानी मूल्यांकन होता है जो योगात्मक है। ये कहना चाह रहा है कि योगात्मक मूल्यांकन की इनमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताओ किससे संबंधित है। तो आप जानते हैं ये सत्र के अंत में विद्यार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन करता है। ठीक है, तो यही राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डन का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, तो उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है। तो हम जानते हैं उन्होंने पहले 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था उनके अकॉर्डिंग, फिर उनमें 2 बुद्धियाँ और जोड़ दी, यानी वो 9 प्रकार की हो गई फ्रेम, यानी दिमाग का फ्रेम कह दो, ठीक है, या बुद्धि के प्रकार कह दो। तो उनमें से आपको 9 में से देखना है कि इनमें से कौन सी है। तो वो आपके प्रकृति कौशल या प्रकृति बुद्धि बोल सकते हैं। तो ये है नेचुरल स्किल बोलते हैं, नेचुरल स्किल बोलेंगे इसे इंग्लिश में। ठीक है, तो प्रकृतिवादी कौशल है, तो ये प्रकृति से संबंधित जिनको जानकारी होती है तो उनसे संबंधित है ये प्रकृतिवादी, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन था कि हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, तो निम्न में से पता लगाएं कि 2 भाषाओं बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या हुआ। तो देखो पहला ऑप्शन है कि अवधारणा गठन में सुविधा होगी, यानी अवधारणा यानी अटेंशन करने में आपको सुविधा होगी, बिल्कुल सही है। विश्लेषण और तर्क करने में सुविधा होगी, ये भी बात बिल्कुल सही है। संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा होगी, ये भी बात सही है। तो यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ये वाला कि एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है। ठीक है, तो जैसे अ दे रखा है, न केवल वो यह पूछ कर कि क्या है, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। ब ऑप्शन है कि ब ऑप्शन यानी दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एक तो अ हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया ब, कि उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा फर्क की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा
जवाब है। ठीक है, इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, तो वो कौन सी चीज़ का बढ़ावा देने कर रहा है, मतलब समानता का या आलोचनात्मक सोच का या एकीकृत सोच का या अवधारणा मानचित्र का। हम जानते हैं कि कैसे और क्यों, और वास्तव में सबसे अच्छा अगर इसमें से एग्जाम्पल देखा जाए तो वो होगा आपका आलोचनात्मक सोच से संबंधित है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग से संबंधित बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं, तो कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, यानी परिप्रेक्ष्य को बोलते हैं परसेप्टिव बोल दो, या हम इसे यूज करके एक शब्द और यूज करते हैं परसेप्शन। ठीक है, तो ये वो भी इसका मतलब होता है परिप्रेक्ष्य। ठीक है, इस तरह की प्रेरणा की व्याख्या करता है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये व्यवहारवाद की बात कर रहा है कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शन में, तो आप लगा सकते हो व्यवहारवाद। अगर यहाँ पे निर्मितवाद की बात करता है तो मानववाद आ जाता, मतलब मानवतावादी आ जाता ऑप्शन। तो इसमें आपका उदाहरण अब्राहम मैस्लो है, जैन और ब्रूनर है, ये मानवतावादी से संबंधित है। अगर ज्ञान की या संज्ञान की बात करता तो संज्ञानात्मक हो जाता, चाहे आपका कोहलर हो, कोहलर कोप्पा कोटलेबिन वाले, जीन प्याजे भी है संज्ञानात्मक से संबंधित। ठीक है, तो सामाजिकता की इतनी कोई बात नहीं करता है, तो उसमें ज़्यादा जाएंगे नहीं। लेकिन देखा जाए तो बांडुरा का भी सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, लेकिन पर्टिकुलर नहीं कह सकते क्योंकि ये दोनों में आता है, या आपके संज्ञानात्मक में भी आता है और उसमें भी आता है व्यवहारवादी में। तो इसलिए हम इसे ऑप्शन को नहीं लेंगे। लेकिन बाकी जो मैंने बताया है वो आपको अकॉर्डिंग टू नॉलेज के ही बताया है कि जो मानवतावादी होते हैं वो निर्मितवाद को फॉलो करते हैं, संज्ञानवादी होते हैं ये ज्ञान से संबंधित होते हैं, जैसे जीन प्याज हुआ, आपको मैंने और दूसरा ऑप्शन दिया था आपका कोहलर हुआ, कोटलेबिन ये हुआ, कोटलेबिन हुआ, उसके अलावा आपके एक है आपका टोलमैन हुआ, ये सभी संज्ञानात्मक से संबंधित है। व्यवहारवादी में वॉटसन हो गया, स्किनर हो गया, फाउलर हो गया, और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक। ठीक है, चलो देख लेते हैं। इसमें जो राइट आंसर था वो आपका व्यवहारवादी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, इस समावेश शब्द का मतलब होता है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना चाहिए, तो ये होगा पूरा समय। ठीक है, ये व्यवहारिक क्वेश्चन था। अगला देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक कक्षा में वो कविता का वितरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने के या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है, तो यह मतलब यह का एक उदाहरण है। तो ये है आगमनात्मक तर्क, यानी इसे बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, यही होगा इसका राइट आंसर। अगला देख लेते हैं कि मनोविश्लेषण का मानना है कि प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छादित रखता है, तो यह कहलाता है, तो ये आपको आमोद सिद्धांत कहलाएगा, सॉरी आमोद सिद्धांत कहलाएगा। एक सेकंड, सॉरी इसका राइट आंसर दबाव होगा, यानी रिग्रेशन होगा। ठीक है, तो एक बार देख लें इसको, इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन बनता है, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है, तो वो आपके हैस आइसेंक के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन बना है, अगला क्वेश्चन रहा था कि निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है किसका, प्रेरणा का। ठीक है, तो प्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण है वो है पी नंबर ऑप्शन है। छात्र व सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है और काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है, तो वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देख आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होगी, यानी आंतरिक प्रेरणा क्या होगी, तो वो भी अपने आप में एक अंत होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन बनाता है एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम और कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। देखो ये कहना चाह रहा है कि एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम और कानून और सिद्धांत बनाता है, तो ये दिमागी आरोग्यता होती है। ठीक है, ध्यान रखना, मेंटल हाइजीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, तो कहलाता है ये परमीकरण कहलाता है। जैसे आपने रक्षा युक्ति पढ़ रखी है ना, रक्षा युक्ति, तो ये आपकी रक्षा युक्ति से संबंधित है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनाता है कि स्कूल की संगठनात्मक, जिसे बोलते हैं संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है, तो यह पहलू
उस श्रेणी से संबंधित है। किससे है? तो ये आपके सामाजिक कारक यानी सोशल फैक्टर से संबंधित होगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न स्थितियों में से कौन सा समायोजन को बढ़ावा देती है? तो देखो, तीव्र उत्सुकता नहीं देगी, अपराध का जुनूनी विचार ये भी नहीं देगा, बीमारी का डर ये भी नहीं देगा। तो इसका राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। ये राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन बना था, एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए निबंध लिखने के लिए कह रहे हैं। तो इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण कि कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या हो रही है? तो ये होगा आपका संप्रयोग। ठीक है, यानी आपने मान लीजिए आपने दीपावली पे कोई ऐसे कह सकते हैं, हाँ, निबंध लिखवाया। दीपावली पे आपने कोई निबंध लिखवाया, आप है कह सकते हो कि जो दीपावली पर निबंध लिखवाया उसी को आधार मान के या उसकी समझ के आधार पर आप होली पे भी एक निबंध लिख के बताएं। तो ऐसा नहीं है कि वो शब्द इसमें रिपीट करेगा, यानी इसकी समझ के आधार पर कुछ अपने शब्द जोड़ के वो लिख देगा। यानी वो कहीं ना कहीं इसके जो भी पढ़ाया है या जो लिखा है पहले, उसके अनुभव को यहाँ पे क्या कर रहा है, या तो वो साझा कर रहा है या अप्लाई कर रहा है। तो इसलिए एक ज्ञान को या दूसरे ज्ञान में जब अप्लाई करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे संप्रयोग यूज किया जाता है शब्द। ठीक है, जिसे एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसका बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। एक शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्रों की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा के व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है। यह प्रक्रिया कहलाती है। तो ये आपके आंकलन कहलाएगी। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन बना था कि कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण को नामित नहीं है? देखो, संज्ञानात्मक होता है, क्रियात्मक होता है, भावात्मक भी होता है, लेकिन मनोप्रेरणा है ना, वो क्रियात्मक को ही बोलते हैं। तो अब ऑप्शन इसमें से गलत के लिए उन्होंने पूछा है तो वो है ही नहीं, यानी ऑप्शन इनमें उन्होंने रखे तो सही थे, लेकिन उन्होंने जो 4 नंबर ऑप्शन है ये कोई और रखना था, जबकि उन्होंने क्रियात्मक जो ऑप्शन है वो उसका ही दूसरा नाम होता है मनोप्रेरणा। ठीक है, जिसे साइकोमोटर बोलते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन किया गया था डिलीट। ठीक है, डिलीट होता है या इसमें बोनस मिलता है, सभी को एक काम होता है। ठीक है, तो डिलीट कर लो या बोनस दे लो। बोनस में बेनिफिट रहता है, डिलीट में ये नुकसान ही होता है, ये क्वेश्चन कम हो जाता है। तो इसमें बोनस दिया गया था। ठीक है, तो सभी को फायदा होता है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बोलते हैं इसे, मतलब एनसीएफ 2005 में ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, ये बताना है। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में जो मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है वो बताना है। तो वो होगा आपका सी नंबर ऑप्शन है, अधिगम को रटना, विधि को सुविधाजनक बनाना। यानी एनसीएफ 2005 है, वो रटने पे तो बिल्कुल जोर ही नहीं देता है, यानी वो बात ही नहीं करता है रटने की। मतलब बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़ के या पर्यावरणीय जीवन से जोड़ के या स्कूल के जीवन के बाहर से जोड़ के पढ़ाना चाहिए, ऐसा वो बोलता है एनसीएफ 2005। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है कि शुरू में बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों तथा अंगूठों का उपयोग करते वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति क्या कहलाती है? देखो, इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रॉक्सिमोडिक्टल और व्यापक से कार्रवाई की प्रगति। यानी दोनों ऑप्शन इसके राइट माने थे। पहले तो राइट आंसर बी माना था, लेकिन रेट लगाने के बाद ये ऑप्शन भी राइट माना था। बी और सी राइट आंसर है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है बच्चे के विकास के अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे तीनों क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। पर विकास की प्रक्रिया में इन क्षेत्रों को कहाँ तक संबंधित है? तो ये आपको होगा एकीकृत और समग्र प्रकार में विकास विकसित कर सकते हैं। ये ऑप्शन राइट बिल्कुल होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एक बच्चा जो एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है तो बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्वपूर्ण जोर देता है। तो ये एक ये जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता पे ही, या इसे हेरिडिटी बोलते हैं, तो इससे ही संबंधित है। ठीक है, क्योंकि कोई भी लक्षण माता पिता से अगर पेरेंट बच्चे में जाता है तो कहीं ना कहीं जो चीज़ माता पिता में जेनेटिकली जो भी चीज़ होती हैं वो ऐसा नहीं है, वो बच्चों में ही पहुंच जाती हैं। तो वही चीज़ पूछ रहा है कि उच्च हो या निम्न हो बाद की उम्र में भी रहेगी, तो ये जेनेटिकली है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है। तो वो प्रभाव का नियम भी है, प्रबल का नहीं, या दोनों ऑप्शन माने थे राइट। ठीक है, ए और सी। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहा था कि पावलर के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने के
झकने से ला टपकता, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता, उस संवृत्ति को कहा गया है। तो इस संवृत्ति को कहा जाएगा, हम कहेंगे कंडीशनर रिफ्लेक्स, यानी CR कहेंगे इसे। ठीक है, जो भी अनुक्रिया होती है उसे CR ही बोलेंगे, यानी ये कहेंगे कि US था, उसकी अनुक्रिया होगी वो आपकी CR होगी, सॉरी CS की, यानी कंडीशनल स्टिमुलेट है तो उसकी अनुक्रिया होगी CR। ठीक है, समझने की बात ये है कि अनुकूलित करता है, किससे करता है, ये चीनी प्याजे से संबंधित है। ये एक तरह की परिभाषा है, उनका स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को इन्होंने क्वेश्चन ही बना दिया है और ऑप्शन रख दिए हैं, तो ये है संबंधित। अगर थॉर्नडाइक की बात करें तो ये थॉर्नडाइक आपके किससे संबंधित है, ऐसा थ्योरी दी थी ने, संबंधवाद सिद्धांत दिया था, इसे ऐसा थ्योरी भी बोलते हैं। टोलमैन का आपको पता है, साइन थ्योरी, अव्यक्त सिद्धांत इन्होंने दिया था। कोहलर को तो आप जानते ही होंगे, कोहलर है वो जिन्होंने पूर्णाकार का सिद्धांत बोल देते हैं या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। प्याजे के सिद्धांत की एक प्रक्रिया जो पुराने और नई धारणाएं और अनुभवों के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है, तो उसे कहेंगे इक्विलिब्रिएशन, यानी संतुलीकरण। समावेशन का नया ज्ञान आएगा, पुराने ज्ञान में संशोधन करना, ये भी एक संतुलन की ही परिभाषा है, लेकिन समावेश का मतलब होता है एक तरह से आत्मीकरण, या नए ज्ञान को ग्रहण करना। ठीक है, समायोजन का मतलब भी होता है नए ज्ञान को मतलब अपने आप को समाज में एडजस्ट करना। ज्ञान विघ्न, नॉलेज डिस्टर्बेंस, तो आप जानते होंगे, इसकी तो बताने की जरूरत ही नहीं। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगर रखा था, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है, ये बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, तो इसका राइट आंसर होगा ना, वो होगा B नंबर है, यानी बुद्धि का व्यक्तित्व आकलन परीक्षक और छात्र के बीच की एक संरचित बातचीत। तो ये B नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला देख लेते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है कि एरिक्सन के अनुसार बच्चों को मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। ठीक है, एक छात्र है जो, सॉरी एक कच्चा है जो 3 के बच्चा है या छात्र है, तो हम देखते हैं इस, ये कहना चाह रहा है 9 साल के आसपास के विकास के चरण में मिल खाता है। यानी क्वेश्चन को ध्यान से अब द्वारा सुना है कि एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र है जिसकी उम्र बता रखी समथिंग है 9 वर्ष की, तो विकास के किस चरण में आता है, तो वो आएगा आपका आएगा परिश्रम बनावहीनता। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संरचित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है, सत्य नहीं है। तो यह छात्र के प्रदर्शन के स्थायित्व मापदंडों से तुलना की जाती है, तो यही ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला पेपर देख लेते हैं। ये तो हो गया आपका 2017 का। ठीक है, यानी 2017 की परीक्षा 18 में कंडक्ट कराई गई थी, ये उसका है। अब देख लेते हैं 2016 का जो आपका पेपर है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये 2015 का पेपर 16 में कंडक्ट कराया था, इसकी आंसर की हम बाई कोड की बात कर रहे हैं, तो ये वाली आंसर की आपको चेक करनी है। क्रम से ये है और ये इनके आंसर दे रखे हैं, और इनमें कुछ क्वेश्चन आपको डबल ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो उन्हें भी देख लेंगे किस टाइप के क्वेश्चनों में डबल ऑप्शन माने गए हैं राइट आंसर। ठीक है, चलो स्टार्ट। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये पहला क्वेश्चन बना था यहाँ से, फिल इन द ब्लैंक्स मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा डिसलेक्सिया। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा, डिसलेक्सिया। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या रहता है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि फिल इन द ब्लैंक्स में साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है, जिनकी मेंटलिटी बोलते हैं वो कमजोर है यानी डिसेबिलिटी है, तो वो किस आयु वर्ग में रखा जाएगा, ये बताना है। ठीक है, तो वो आपका रखा जाएगा 70 से कम बुद्धि लब्धि मानी जाएगी उनकी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स जो बच्चों में जो अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है, तो ये बताना है। तो ये प्रतिभाशाली बच्चों में होती है ये विशेषता। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाता है, तो ये आपको बताना है। तो ये आपका राइट आंसर होगा रचनात्मक यांत्रिकी, यांत्रिकता का बोल दो इसे। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। इसका जो ऑप्शन नंबर राइट है वो है आपका 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन बना था कि निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। जो सामाजिक रूप से वंचित बालक होते हैं या बच्चे होते हैं, तो उनकी जो विशेषता नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, ये आपकी समस्या नहीं है।
ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना था कि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी हमेशा आश्रित रहता है। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है, जिसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। देखो ध्यान दें कि योगात्मक होता है, निर्माणात्मक होता है, सीसी यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो लेकिन मानक नहीं होता है। मानक नॉर्म्स यानी मानक ये कोई मूल्यांकन के संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, यही पूछा कि नहीं है, जबकि ये तीनों चीज़ें होती है मूल्यांकन में। ठीक है, आपका जो अगला क्वेश्चन बनाता है कि एनसीएफ बल देता है, एनसीएफ किस पे बल देता है, वो करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग पे जोर देता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो बहुत शानदार क्वेश्चन रहा था कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। अगर आपने बीएस ब्लूम की अगर आपने टैक्सोनॉमी पढ़ रखी है तो उसमें शुरुआत में यही चीज़ें बताई जाती हैं। शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं, मूल्यांकन क्या है, शिक्षण अनुभव होता है या अधिगम अनुभव होता है, इनमें से ये बताना कि नहीं है। तो नहीं है वो ऑप्शन हटाना है आपको। तो इसमें से जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षण अनुभव नहीं होते हैं, बाकी तीनों होते हैं। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन बना था वो ये था कि क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो वो होगा समस्याओं को हल अभ्यास में लाया जाता है और साथ ही उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो यही ऑप्शन पूछा था कि सत्य नहीं, तो यही ऑप्शन होगा सी नंबर ऑप्शन जो सत्य नहीं। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन नंबर बना था, क्या रहा था, ये रहा कि आरटी एक्ट, इसे बोलते हैं आरटी एक्ट 2009 के अनुसार आपकी शिक्षक है हेतु प्रति सप्ताह कितने घंटे होने चाहिए, यानी एक अध्यापक है उसे एक हफ्ता भर में यानी 7 डे में कितनी आपको घंटे देनी चाहिए पढ़ाने के लिए, कार्य घंटे बोलते हैं उन्हें, वो होनी चाहिए 45 प्लस इसके साथ इसके तैयारी भी कितनी है, यानी जो तैयारी करना चाहिए तो वो इसी में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन क्या होता है, तर्क और जिज्ञासा तथा निरीक्षण का विकास की आयु में हो जाता है, ये समथिंग हो जाता है 11 वर्ष यानी बाल्यावस्था में हो जाता है। अगला क्वेश्चन बनाता है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो फिल इन द ब्लैंक्स कर रखा है, तो वो होगा आपका स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, जिसे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसे अंतःस्रावी ग्रंथि भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था, ये आपके कहा था रॉस ने। ठीक है, तो ये कोट ने उनका। जो आपका अगला क्वेश्चन बना था वो क्या बना था वो देख लेते हैं आप। तो वो था कि अधिगम अंतरण का थोंडाई का सिद्धांत किसने दिया। ये कहना क्या चाह रहा है, एक सेकंड, ये कहना चाह रहा है कि अधिगम अंतरण का थोंडाई का सिद्धांत कहा जाता है, तो उसे हम कहेंगे भाई, इसमें से जो करेक्ट लग रहा है वो है अनुरूपता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बना था, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो देखो आपका समानता का है, भिन्नता का है, प्रत्यागमन है, जैसे प्रत्यागमन का मतलब होता है विपरीत लक्षण वाले, तो अभिप्रेरणा नहीं होगा। ये मोटिवेशन एक, आप खुद जानते हो मोटिवेशन एक स्पेशल जो रीड के सिलेबस है उसमें दे रखा है चैप्टर। तो आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की अवस्था तक कि बालक की दृष्टि एवं ज्ञानेंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है। उम्र बतानी है आपको पर्टिकुलर, कब तक उम्र तक आपकी इंद्रियां हैं, जो आपकी 5 इंद्रियां हैं वो कब तक विकसित हो जाती हैं, तो वो आपकी 8 से 9 वर्ष तक हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या था क्वेश्चन, किस अवस्था में बालकों को नई खोजने की और तथा घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है, तो ये बताना है। ठीक है, तो ये हो सकता है आपका राइट आंसर इसमें से उत्तर बाल्यावस्था। क्या होगा इसका राइट आंसर, उत्तर बाल्यावस्था, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक है। तो देखो इसमें से राइट आंसर बी भी है, पुरस्कार और रुचि दोनों ये अर्जित हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है आपको, ये दोनों ऑप्शन राइट थे। अगला क्वेश्चन बनाता है कि अर्जित यानी अभिप्रेरणा वर्णित होती है, तो वो आपकी अभिप्रेरणा वर्णित कर सकते हैं ज्ञानात्मक जागृति और भावात्मक, यानी दोनों में हो गई। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन रहता है चिंतन मानसिक क्रिया का फिल इन द ब्लैंक्स पहलू है, तो किसका पहलू है, ये ज्ञानात्मक पक्ष का पहलू होता है। अगला क्वेश्चन है कि संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, क्या सीखा जाता है, तो वो आपका पारस्परिक अनुकूलन सीखा जाता है, जिसे ये आपका पावलर की जो आपका अनुबंधन सिद्धांत है, जिसे बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, उससे संबंधित है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या बना है वो भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, तो वो आपके अभिवृत्ति में पाए जाएंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो चिंतन प्रारंभ के लिए पहले आपको तर्क होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके अंदर, तर्क। ठीक है,
सॉरी, तर्क तो नहीं होगा, समस्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समस्या। आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैंने 23 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी लगाया ना, वो गलत लगा दिया मैंने, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इसका जो ऑप्शन नंबर होगा ना, राइट, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं तो 22 सर्वे भी पाए जा सकते हैं, अभिवृत्ति जैसे एटीट्यूड उसको बोलते हैं, जैसे हावा नजरिया, गतबाई योग्यता में भी होती है, मोटर एबिलिटी जो होती है, तो यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको कराया था चिन्ह प्रारंभ होता है, तो इसके लिए मैंने बताया था कि ये समस्या होगी। और अगला आपका बुद्धि संप्रत्यय किसने दिया कि विकसित किया, ये पूछा है कि बुद्धि स्तर या जो आपका बुद्धि का जो संप्रत्यय है बुद्धि लब्धि वाला, वो किसने विकसित किया, तो वो होगा आपका कैटल। इसका राइट आंसर कैटल होगा। ये एक्यूरेट मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, तो वो गलती हो गई थी मुझसे, मैंने उसका गलत बता दिया, फिर भी मैं मान रहा हूँ कि मैंने खुद सॉल्व करवा दिया, यानी उसका राइट आंसर जो होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बाह्य आवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है, तो वो आपका किया गया है सतही के, यानी सतही दृष्टिकोण के, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। आपको जो अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है, नहीं पूछा है, तो वो स्वस्थ वातावरण, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आपका जो अगला क्वेश्चन नंबर बना है कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने किया था, तो आपका प्रकारात्मक वर्गीकरण किया था हिप्पोक्रेटस, ठीक है। अगला देख लेते हैं। सामान्य तथा विशिष्ट जो कारक होते हैं जिन्हें बोलते हैं फैक्टर, तो ये स्पीयरमैन ने दिए। एक तो होता है सामान्य जन्मजात, विशिष्ट होता है अर्जित, ठीक है, वातावरण से हम अर्जित कर सकते हैं। और जानकारी के लिए बता दूं, विशिष्ट का मतलब होता है, मान लीजिए कि आप इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं, आप इसके अलावा आपका डांसिंग आती है, क्रिकेट खेलते हो और सिंगर हो, ये आपको एबिलिटी एक्स्ट्रा होती है, उन्हें बोलते हैं विशिष्ट, जिन्हें अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। और जन्मजात आप जानते हो, जो हमारे जो बायोलॉजिकल, यानी जो हमें पेरेंट्स से मिलती हैं, जो गिफ्टेड चीज़ें वो होती हैं, ठीक है। चलो अगला अगला क्वेश्चन बना था, क्या बना था कि प्रगतिशील परिवारों में बच्चे अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई संपन्न परिवार है, शिक्षित परिवार है, तो उनके अंदर कैसा प्रबल होगा, संबंध वर्णन होगा या संबंधन होगा, जिसे बोलते हैं एफिलिएशन, जिज्ञासा होगी उनके अंदर, या उपलब्धि होगी या आक्रामकता। तो हम जानते हैं उन परिवारों से जो भी बच्चे आते हैं वो उपलब्धि रहती है उनके अंदर, यानी अचीवमेंट, पेशा है उनका एक तरह का, ये मान सकते हैं, तो वो लेके आते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। ये पेपर हो गया आपका 2016 का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं रीट और आर्टेट के पेपरों के बारे में, ठीक है। तो जैसा थंबनेल देख चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। हम पर्टिकुलर लेवल फर्स्ट में जो साइकोलॉजी से संबंधित अब तक कितने क्वेश्चन बने हैं वो एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके 4 सेट हुए हैं पेपर के, 11, 12, यानी 2011 में और 12 में, फिर उसके बाद 2016 में, फिर उसके बाद 2018 में, ये परीक्षा हुई है अब तक 4। 2 आर्टेड के नाम से हुई, 2 रीट के नाम से, तो इस प्रकार 4 सेट हो गए। तो चारों के क्वेश्चनों को देख लेते हैं, टोटल हो जाते हैं 120, क्योंकि आपको मालूम है 30 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी संबंधित, तो 4 सेट होते हैं, तो 120 क्वेश्चन को एक साथ देखेंगे। आप देख पाओगे किस टाइप के क्वेश्चन किस टॉपिक से बार बार पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रहे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये उस टाइम के आंसर की रही है, ठीक है। तो एक बार देख लें, ये यानी साइकोलॉजी है, ये लैंग्वेज जो भरते हैं, चूज करते हैं आप फर्स्ट लैंग्वेज, उसकी सेकंड लैंग्वेज चूज करते हैं, उसकी आंसर की यहाँ से है। और जो आपकी सब्जेक्ट वाइज है, जैसे मैथ है, और आपका ये सेक्शन एनवायरनमेंट, यानी जैसे बोलते हैं ईवीएस या कह दो पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। चलो देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जो है आपका क्वेश्चन पेपर है, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन बना था खिलौनों की आयु कहा जाता है, ठीक है। आपको ऑप्शन दे रखे थे, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, या उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है, या शेष अवस्था को, या इनमें से सभी को। अगर आपने पढ़ रखा है, यानी आप जो बालक की विकास की अवस्थाएं होती हैं, जब आप पढ़ते हो शेष अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तो उनमें ये विशेषता दे रखी हैं। तो हम बताते हैं, हम जानते हैं, जैसा कि खिलौनों की आयु होती है वो पूर्व बाल्यावस्था होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। एक जानकारी के लिए बताऊं, अगर ये ऑप्शन ना होता
समझना, ये ऑप्शन ना होता तो राइट आंसर शेष अवस्था भी हो सकता था, ठीक है। तो लेकिन ऑप्शन दे रखा है पूर्व बाल्यावस्था, तो इसलिए हम राइट आंसर लगाएं पहला ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बना था कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। दल या समूह में रहने की अवस्था, ठीक है, तो ये होती है। अनुकरण करने की अवस्था, ये हम जानते होती है। प्रश्न करने की अवस्था हम भी जानते हैं, ये भी होती है। लेकिन जो उसने पूछा है नहीं है, तो वो होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। अब ध्यान रखना, ऊपर पूछा था क्वेश्चन में खेलने की आयु, यहाँ पर पूछा है खेलने की अवस्था। तो खेलने की अवस्था होती है, जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर बाल्यावस्था। ध्यान रखना, उत्तर बाल्यावस्था होती है, उसे बोलते हैं खेल की अवस्था, ठीक है, ध्यान देने की बात है। अगला चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। अगर आपने जीन प्याजे की अवस्थाएं पढ़ रखी हैं, तो उसमें ये पर्टिकुलर संरक्षण के नाम से आता है, कंजर्वेशन, संरक्षण के नाम से। अगर आपने किसी भी टीचर के थ्रू पढ़े हैं, तो वहाँ पे देखना, कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के वॉल्यूम, जैसे लंबाई हुई, चौड़ाई हुई, ऊंचाई हुई, या हो सकता है एरिया हुआ, तो उससे संबंधित जानकारी होती है। तो हम जानते हैं ये संबंधित है आपकी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र से, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनाता है आपका, इसे बोलते हैं विकास यानी डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आपने ध्यान से पढ़ी है ना अवस्थाएं, तो ये कोई क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे, लेकिन फिर भी कहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए 2011 में, ठीक है, जो भी आपकी परीक्षा कंडक्ट कराते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या था कि विकास का अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन दे रखा था परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये बिल्कुल होती है, तो ठीक है, ये राइट आंसर नहीं है, लेकिन हमें अप्रोप्रिएट राइट आंसर चूज करना होता है, यानी ऑप्शन सभी सही सही होते हैं, लेकिन हमें जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बताना होता है। तो दूसरा ऑप्शन बनाया था कि अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, तो हो सकता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। कहीं ना कहीं ये ऑप्शन सबसे अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। होने को सभी सही है, लेकिन हमें अप्रोप्रिएट यानी बहुत अच्छा जो ऑप्शन है वो चूज करना होता है, ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन क्या बना था, अगला क्वेश्चन बना था कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो देखो, मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन सेम वही है, विकास से संबंधित, लेकिन आपको अवस्थाएं पढ़ रखी हैं तो डायरेक्टली लगाते जाओगे, ठीक है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन के क्या कह रहे हैं कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, तो ये बिल्कुल सही है। उकसाने, मतलब विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी ठीक बात है। अगला देखते हैं कि विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों में मतलब परिवर्तन से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 4 पर चलते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी एक विशेषता होती है, तो हमें नहीं ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो नहीं के लिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पे, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, ठीक है, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। आपका अगला ऑप्शन क्या रहा था वो भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन यानी सॉरी जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है, ये बताना है। तो देखते हैं, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, इसमें खींचना लिखा है, लेकिन कोई नहीं, हम समझ सकते हैं सीखना ही लिखा, ठीक है। अगला ऑप्शन है कि पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत निर्भरता या कह सकते हैं आत्मनिर्भरता पर प्राप्त करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। देखो, विकास की जब उत्तर बाल्यावस्था की बात करते हैं तो हमें बताना नहीं है, लेकिन राइट आंसर इसका जो होगा ना वो तो होगा आपका बी नंबर, मतलब पुरुषोचित या स्त्रियोचित जो सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, बाकी सभी होती हैं, यानी 1 और आपके 3 और 4, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया जो ए और सी डी राइट हैं विकास के उत्तर बाल्यावस्था में बात करी जाए तो विशेषताओं की, लेकिन जो बी नंबर ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनाता है कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय क्या होता है, ये बता। जैसे परिपक्वन होता है तो उससे पहले से प्रशिक्षित करना चाहिए, तो अब बताने के ऑप्शन दे रखे इनमें से कौन सा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है, लाभकारी हो या हानिकारक, ये इस पर निर्भर करता है कि
प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, किसी विधि का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, यही राइट आंसर होगा, बाकी नहीं होंगे। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है तो बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुन कर उछलता है। ठीक है, तो बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। और राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। अगर आपने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पढ़ रखा है पावलोव का, तो उसमें अनुबंधन होता है। ठीक है, तो अनुबंधन है, वो अनुबंधन क्या हो रहा है कि जो बिजली की जो चमकती है उसके बाद जो ध्वनि आती है या आवाज़ होती है बिजली की, उसके साथ अनुबंधन कर लिया है। यानी जब जब बिजली चमकेगी तो वो है उछलेगा, या जो भी उसके प्रति रिएक्शन होगा, यानी जो भी प्रतिक्रिया होगी, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए अनुक्रिया हो जाएगी। यानी ऐसे समझो कि यहाँ पे जो बिजली है, बिजली की आवाज़ है। ठीक है, बिजली जो है वो है यहाँ पे स्टूमुलेट, क्या है, स्टूमुलेट। और यहाँ पे जो उसका उछलना है वो इसकी अनुक्रिया है, यानी इसे बोलते हैं रेस्पॉन्स। तो ये एस के साथ आर अनुबंधन हो रहा है। यानी जब जब वो आवाज़ सुनेगा, ठीक है, तो वो उछलेगा। यहाँ पे ये समझने से संबंधित है कि अनुबंधन हो रहा है यहाँ पे किसके साथ हो रहा है, ये ध्यान रखना, ध्वनि के साथ। ठीक है, जब जब ध्वनि उसी टाइप की बजेगी तो वो उछलेगा, 100% उछलेगा, यही होता है अनुबंधन। ठीक है, तो ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन क्या रहा था। अगला क्वेश्चन है कि सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। तो मित्रों के द्वारा उपवास या मित्रों के साथ रहने मित्रों के साथ समय बर्बाद करना। और ऑप्शन देख लेते हैं, मीन मेक निकालना बंद करना, इन सभी को। तो इसका जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के सकारात्मक दंड पूछा है, तो उसका उदाहरण हो सकता है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी मित्रों के द्वारा उपहास करना। ठीक है, तो यही सकारात्मक होगा, बाकी सभी नकारात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन बना था आपका कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, ये बताना है। यानी उपयुक्त नहीं है, ये बताना है। ठीक है, देखते हैं। यह व्यक्ति की ओर, मतलब व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, तो ये तो होता है। व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, ये भी सही है। मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करता है, ये भी सही है। यह सहायता करता है। और ऑप्शन नंबर 4 को ध्यान से देखना है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति को दूर रखता है, ये कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या रहा था कि किसी भी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तनों को क्या कहलाता है। अस्थायी परिवर्तन बताना है क्या कहलाता है। उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से, तो हम जानते हैं इसका राइट आंसर होगा, वो होगा अभ्यस्तता, जिसे बोलते हैं हैबिचुएशन, यानी आदत पड़ जाना, यानी आदी हो जाना किसी चीज़ का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि यही ऑप्शन होते हैं जो राइट और गलत, यानी राइट या रॉन्ग का आपको निर्धारण करते हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं का पता भी नहीं चलता है, और हम है पॉजिटिव सोच के क्वेश्चनों के आंसर लगा देते हैं। तो देखते हैं, इसका ऑप्शन होगा पहला नंबर, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। इसका राइट आंसर होगा पहला। ठीक है, उसने नहीं पूछा है तो यही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये बताना। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो ध्यान से देखो, पहले को देखो। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, तो बिल्कुल सही है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है, तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है, बिल्कुल सही है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है, तो उपलब्धियां अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कह सकते हैं, तो बिल्कुल सही। तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर, सभी सही हैं। अगला देख लेते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन बना है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, धर्मों में, मानव शरीर में, यौन संबंधों या विद्यालय में। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यालय में। ठीक है, ध्यान देने की बात है।
आपका अगला क्वेश्चन बना था, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है और एवं उसमें चेतन मन का स्तर होता है। तो ये किसने बात कही है? ये कही है सिगमंड फ्रायड जी, जिन्होंने सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि कुछ लोग का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक वे पहले से अच्छा फील नहीं करते या महसूस नहीं करते। तो उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित है या प्रतिलक्षित है? तो ये होगा आपका विस्थापन। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो विस्थापन इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समायोजन से तात्पर्य है स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो किसको किया जा सके? तो वो आपको प्रेरकों को। ठीक है, प्रेरकों को नहीं होगा, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा नीड, यानी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सकता है। तो प्रेरक राइट आंसर नहीं होगा, इसका होगा डी यानी आवश्यकताओं। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन बना है कि निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? भावात्मक जिन्हें सम्यक से संबंधित होते हैं वो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पहला ऑप्शन। देखते हैं, बाल अपराध, कमजोर को डराने। जो आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? तो वो आपका होगा बाल अपराध। बाल अपराध ही है एकमात्र जो बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या बना था कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है? तो वो है आपका समावेशी शिक्षा। तो आपने अगर पढ़ रखा है तो निःशक्त यानी जो बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया वो समावेशी शिक्षा किया गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता जो मेंटली जो कमजोर होते हैं या डिसेबिलिटी पाई जाती है तो मानसिक मंदता कह सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या रखे हैं उन्होंने। देखते हैं, बुद्धि लब्धि जिनकी 25 से 70 के मध्य होती है तो बिल्कुल सही है। धीमी गति से सीखने व दैनिक क्रियाओं की जो क्रियाएं होती है उन्हें न कर पाना, ये भी सही है। वातावरण के साथ अनुकूलित नहीं होना, ये भी सही है। लेकिन अंतर व्यक्ति संबंधों का कमजोर होना ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यही ऑप्शन होगा राइट आंसर। अगर आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अंतर व्यक्तिक होता क्या चीज़ है, यानी अंतर व्यक्तिक का मतलब होता है दूसरों की भावनाओं को समझना। दूसरों की भावनाओं यानी जैसे आपके डॉक्टर हुए इनमें पाई जाती है, जो साइकोलॉजिस्ट हुए उनमें पाई जाती है, आपके जो धार्मिक नेता होते हैं उनमें पाई जाती है, जो राजनेता मान लेते हैं वो भी हो जाते हैं, इन्हीं में आ जाते हैं, समझ रहे हैं? तो ये होता है इनके अकॉर्डिंग टू, इन्हें बोलते हैं इंटरपर्सनल। ठीक है, इंटेलिजेंस। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है? ये बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर डी। यही ऑप्शन लग रहा है कि अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण, जो सही एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बना था कि कमजोर वर्ग के बालकों से तात्पर्य क्या होता है? ये बताना है हमें। तो कमजोर वर्ग से तात्पर्य होता है कि ऐसे अभिभावकों के बालकों जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन बना था वो क्या बना था कि शिक्षा का अधिकार 2009, जिसे बोलते हैं आरटी एक्ट 2009, निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या अगर 200 से अधिक हो जाए, अगर 200 से प्लस हो जाए तो अध्यापक और विद्यार्थी आवश्यक अनुपात माना गया है। तो ध्यान रखना ये अनुपात माना गया है आपका 40 का। ठीक है, यानी एक शिक्षक होगा और 40 विद्यार्थी होंगे क्लास में। ठीक है, ये रेशो माना गया है। अगला देख ले। जो आपका अगला क्वेश्चन बनाता है क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना, और इससे शानदार क्वेश्चन बनते हैं हर वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना और संकलनों का किया जाना, ये नहीं किया जाता है। और ध्यान रखना क्रियात्मक अनुसंधान होता है अपने स्कूल की दैनिक जो समस्याएं होती हैं, चाहे वो पढ़ने से संबंधित हो या किसी बच्चे की डिसेबिलिटी से संबंधित, तो उनका निदान किया जाता है शिक्षकों के ही द्वारा या प्रधान अध्यापक के द्वारा। यही होता है क्रियात्मक अनुसंधान। लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत शानदार बनते हैं और देखना बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन बने हर वर्ष।
अगला देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो ये होगा शिक्षण अनुवेशन, इसे बोलते हैं टीचिंग इज द इंटरेक्शन, ये नहीं होना चाहिए, यही सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य हैं, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं 26 नंबर। अगला क्वेश्चन बना गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, जिसे बोलते हैं एनसीईआरटी 2005, ठीक है। गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें से जो ऑप्शन लग रहा है हमको वो है ऑप्शन नंबर डी, बालकों के लिए संरचित अनुभव और पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए। अगर आपने एनसीईआरटी 2005 नहीं पढ़ा तो ध्यान से पढ़ना, उसमें से क्वेश्चन हर वर्ष बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा था? अगला क्वेश्चन रहा था अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में से निम्नलिखित में से या निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो हम जानते हैं सुझाया गया है वो है आपकी जो क्लास 10 है ना, उनकी परीक्षा ऐच्छिक की जाए, तो ये है ऑप्शन राइट। अगला देख लेते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन बना था कि दबाव को कम करने एवं परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है वो कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, ये होगा बेस्ट एग्जाम्पल यानी बेस्ट उदाहरण इसका। तो अकॉर्डिंग टू राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? इसे भी बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लेते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य वैसे देखा जाए तो वो होता है कि उत्पाद जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई या पुष्टिकरण प्रदान करना, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन बना था कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं आप? देखो ये मानेंगे हम उपयुक्त, सभी को तो नहीं मान सकते, नहीं ये उपयुक्त सभी नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं। वीडियो अनुकरण, प्रदर्शन और स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव सबसे बेस्ट एग्जाम, यानी ये लग रहा है ऑप्शन, ठीक है। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। अभी जो देख रहे हो ये है आपका 2012 का पेपर, देखते हैं ये आंसर की है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये साइकोलॉजी है पर्टिकुलर। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों से। आपका जो पहला क्वेश्चन बना था 2012 का पहला क्वेश्चन क्या था, ये ध्यान रखना। 2012 में शानदार क्वेश्चन रहे थे, मैं ये कहूँगा बहुत अच्छे को इस तरह के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो पहला है 9 वर्ष के बालक की नैतिकता रखना आधारित होती है, तो वो आपकी रहती है किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करती है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा को परिणाम नहीं है, ये बताना है। अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। जॉन स्टुअर्ट जो मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन को जो दर्शन है उसका जो पढ़ना है या अध्ययन करना प्रारंभ करती है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन बना था कि निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य होगा, तो ये आपका व्यवहारिक क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन राइट होगा सी नंबर ऑप्शन है, यानी विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा उन कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन रहा था कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है, तो वो आपका करता है हाथ जोड़कर अभिवादन करना, ठीक है। ये हो जाएगा पहला ही ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन आपका बना था कि निम्न में से कौन सा चिंतन प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो वो आपकी मानसिक जो पेशियाँ होती है ना, मसल्स एक्टिविटी, वो सबसे कम होगी, जबकि चित्र, प्रतीक चिन्ह, भाषा ये आपके चिंतन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और इनके द्वारा ही चिंतन होता है शुरुआत में, ठीक है। चलो अगला देख। आपका जो अगला क्वेश्चन बना था कि अंतर्व्यक्ति बुद्धि को प्रदर्शित करने का व्यवहार, पहले तो ये मालूम होना चाहिए अंतर्व्यक्ति को मतलब कहते कैसे हैं। तो आपको मैं बता दूं, एक तो होता है इंट्रा माने होता है कि खुद को अच्छाई बुराई को समझना, जैसे साधु संत हुए, महात्मा लोग हुए, ठीक है। तो आप समझना, तो वो पूछ रहा है ऐसा कौन सा व्यवहार, तो वो है कि मिलते जुलते जैसे संवेगों, उदासी एवं पछतावे में भेद कर पाना, तो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। निम्न में से कौन सी वियोग रचना है या ऑब्लिक कर रखा है या कह सकते हैं या अभिप्रेरित लैंगिक सुधार तो नहीं कहेंगे, अंतरों को मद्देनजर रखते हैं लेकिन समता की भावना के विपरीत है,
ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही हो तो एक बार दोबारा से पढ़ना है कि निम्न में से कौन सी एक व्यूह रचना है जो अभिप्रेत लैंगिक अंतरों के मद्देनजर रखते लैंगिक समता की भावना के विपरीत है, तो ये बताना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखो। लड़कियों को समस्याओं के समाधान हेतु या और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास और विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करना, ये बेस्ट एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा सी नंबर। आपका अगला क्वेश्चन क्या बना है वो भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना था आपका कि एक अध्यापक को किसी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है, तो वो कैसे समझेगा? भाषा एवं अभिव्यक्ति राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बना था कि सृजनशील के लिए पोषण हेतु एक अध्यापक को निम्न में विद्यार्थियों को रखना चाहिए। क्या कैसे रखना चाहिए? कार्य केंद्रित या स्व लक्ष्य केंद्रित, कार्य या लक्ष्य केंद्रित, स्व केंद्रित, पुरस्कार केंद्रित, या पुरस्कार से प्रेरित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ना, वो होगा कार्य केंद्रित। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना था कि निम्न में से कौन सी एक विशेषता जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है, वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी को देखो, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अगला क्वेश्चन बना था कि क्रियात्मक अनुसंधान है जो मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, क्योंकि ये इसलिए भिन्न है क्योंकि अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, इसलिए ये भिन्न है मौलिक से। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन बना है वो भी देख लें, यही क्रियात्मक अनुसंधान से बना है कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पना होती है जिसे हाइपोथेसिस बोलते हैं, का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट ए। ठीक है, आपका जो अगला क्वेश्चन बनाया था वो बना था एनसीएफ 2005 से, तो वो आपका क्या बना है वो एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय रूपरेखा, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जैसे एनसीएफ 2005 बोलते हैं, में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। तो क्योंकि ये बताना क्यों दिया गया है। तो ये दिया गया है, यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करता है, बिल्कुल सही है। भारतीय जो भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई बालक पीछे ना छूटे, ये भी सही है। यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, ये भी सही। तो यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका अगला क्वेश्चन बनाता है कि निम्न में से कौन सा एक तरीका विज्ञान विषय को समझाने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो वह है अमूर्तता के द्वारा विषय को सिखाना। ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है, तो ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान हो। ठीक है, तो ये जरूरी। जो आपका अगला क्वेश्चन बताया था, संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है, किसको करता है? तो वंश क्रम आपको निर्धारित करेगा मानसिक जैसी संरचनाओं और मूलभूत स्वभाव को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा ए नंबर। तो आपका अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। तो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। अगला देखें, तो आपका अगला क्वेश्चन रहा था, देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। देखते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे स्तर का है, तो देख लेते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया से भिन्न करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला आपका अगला क्वेश्चन बना था, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है। तो विकास के बारे में बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो विकास के बारे में ऑप्शन नंबर सी को देखो, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते जबकि खतरे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जो आपका क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, कह रहा कि दल या गैंग सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था से बेहतर होता है। तो निम्न में से कौन सा कथन इसका विपरीत विचार रखता है, वो बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए गैंग से सदस्यों की लड़ाई बोले है सीसी, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कह दो, या इसे मूल्यांकन भी बोल सकते हो। तो इससे देख लेते हैं क्या रहा था कि योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि एक समय विशेष पर विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया यह पता लगाना होता है। तो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये नंबर ऑप्शन। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि राजू खरगोश से डरता है। शुरू में खरगोश राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में
रोज खरगोश और राजू के बीच दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू गोद में खरगोश को रखा और राजू खरगोश से खेलने लगा। तो यह प्रयोग का उदाहरण है, ये बताना है। ठीक है, तो ये प्रयोग का उदाहरण है वो रहेगा आपका शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत से, यानी उसके साथ अनुबंधन कर लिया खरगोश के साथ। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि बहुमुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी किस आधार पर भिन्न होते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, वो होगा बी नंबर। मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावना को अभिव्यक्त करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं। तो ये विशेषता होती है बहुमुखी वाले जो व्यक्ति होते हैं या जो भी पर्सन हो। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर बना है आपका 24, वो देख लेते हैं। 24 बना है कि निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं। तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। यह स्थायी है, यह अपरिवर्तनशील विशेषता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, क्या रहा था। ये रहा है कि एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनाता है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। तो देखना है, ये ऑप्शन नंबर होगा इसका राइट आंसर पहला ही, यानी कार्यों को आप मूर्त रूप से समझाना बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा पहला ही। अगला क्वेश्चन है कि नृत्य, ड्रामा या शिल्पकला का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो वो किन प्रकार के बालकों के लिए। तो देखो, विशिष्ट गुणों के विकास हेतु किया जा सकता है, बिल्कुल। व्यक्तित्व डालने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल सही। दबी हुई बर्दाश्त न की जाने वाली अंतर्नोद के प्रकटीकरण में भी किया जा सकता है, यानी उपयुक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। चलो अगला देख लेते हैं 28। आपका अगला क्वेश्चन है कि बर्तनी वाचन गणना कठिनाई और सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता की विशेषता है, तो वो होगी अधिगम निर्योग्य बालकों के लिए। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। जो आपका 29 नंबर क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि फ एवं व म न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम से की समस्या संबंधित है, यानी डिसेबिलिटी कौन सी, ये बताना है। तो ये प्रत्यक्षीकरण है, यानी वो उनका परसेप्शन नहीं बना पा रहा है, उनको प्रत्यक्षीकरण यानी कह सकते हैं उनकी स्कीमा नहीं बना पा रहा है कि ये फ है, ये प है, या म है, या न है, जैसे भी वर्ण दे रखे हैं। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से कौन से कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है। तो भाई ये पल्स पोलियो के लिए नहीं लगाया जा सकता, बाकी आप 10 वर्ष की जनगणना में लगाइए, आपदा प्रबंध, जो भी चक्रवात भूकंप आते हैं उनमें लगा दीजिए ड्यूटी, और चुनावों में लगा दीजिए, लेकिन पल्स पोलियो में मत लगाइए। ठीक है, यही पूछा है उसने। ठीक है,